हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी यूट्यूब वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंडिया के क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था। इस रूल में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को गवर्न करने के लिए डायरेक्ट रूल किया। इस रूल से पहले था कंपनी रूल, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू गवर्न कर रही थी कंट्री को, लेकिन उन्होंने महसूस किया कुछ कारणों से कि अब प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी की जगह उन्हें खुद स्टेप इन करना पड़ेगा इंडिया की गवर्नेंस को हैंडल करने के लिए। तो इसके कुछ कई कारण थे कि ब्रिटिश क्राउन को इंडिया के गवर्न करने के लिए खुद स्टेप इन करना पड़ा, जिसका सबसे इमीडिएट ट्रिगर था 1857 का विद्रोह। 1857 में क्या हुआ, हमारे भारत के कई हिस्सों में वहाँ के सैनिकों ने, वहाँ के कई राजाओं ने और कई नागरिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर दिया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनकैपेबल है भारत में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे स्टेबल होने के लिए एक प्रोफेशनल और स्टेट लेवल गवर्नेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ग्रेड कंपनी थी, क्योंकि उसका पर्पस भी एक प्रॉफिट पर्पस था। वो यहाँ पे रूल बेस्ड गवर्नेंस करने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ पे अपना बिजनेस करने के लिए आई थी। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट लेवल गवर्नेंस की नीड समझी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए उनको लगा कि अभी हमें खुद स्टेप इन करना पड़ेगा भारत में। दूसरा कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे वो पॉलिसीज़ लेकर आए, कुछ जैसे कि अग्रेसिव और ग्रीडी एनेक्सेशन पॉलिसी लेकर आए। वो अपनी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी को इंक्रीज़ करना चाहते थे, जिससे उन्होंने कई अग्रेसिव पॉलिसी लेकर आए, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और मिस गवर्नेंस, जिससे यहाँ के राजाओं और वहाँ की प्रजा में विद्रोह फैला कि कहीं हमें ये अपने अंदर धक्के से लेकर आना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों का बहुत सारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, जैसे परमानेंट सिस्टम, रोतवाड़ी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम, इससे भारत के किसानों का एक्सप्लॉइटेशन बड़े स्केल पे हो रहा था। उनके वेलफेयर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए ही काम कर रही थी। उन्होंने ज़मीन की साम संभाल के लिए कोई अपना ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण उनके किसानों की हालत ख़राब होती जा रही थी, इंडिया के किसानों की। दूसरा ये कि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे उनको भारत की मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ की ब्रिटिशर्स की जो टेक्सटाइल थी, मशीन मेड टेक्सटाइल्स थी, उनकी सामान था, वो भारत की मार्केट में लेकर आना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, भारत के जो लोकल आर्टिजन्स थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ब्रिटिश मशीन गुड्स के कंपैरेटिव में। तो यहाँ की जो उनका लोकल का सिस्टम था वो उनका काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, जिसके कारण लोगों में एक नफ़रत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। एक था कल्चर और रिलीजियस इंटरफेरेंस। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे थे उन्होंने भारत के रिलीजन और कल्चर पे इंटरफेरेंस भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने विडो मैरिज लीगलाइजेशन किया, उन्होंने सती को अबॉलिश किया, जिससे कारण यहाँ क्या था, लोगों में एक अपने धर्म को लेके इनसिक्योरिटी हो गई। उनको लगा, कई कंजर्वेटिव को लगा कि ये हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिसके कारण उनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करना चाहा। इसके अलावा जो सैनिकों को राइफ़ल दिए जाते थे उनमें भी इनफील्ड राइफ़ल थे, जिसमें क्या था, उन जो कार्टेज था उसमें गऊ और सूअर का मांस लगाया जाता था। और जिस राइफ़ल को यूज़ करने से पहले उसको मुंह से छीलना होता था, जिससे उनके धार्मिक धर्म का उनको नुकसान, उनके धर्म भ्रष्ट होने की संभावना होती थी। तो उन सैनिकों में इस बात का बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। एक और था कि हमें पता ही है, जैसे अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्पस था वो होल हार्टली बिजनेस ड्राइवर था, पर्पस था वो प्रॉफिट पर्पस था, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी लोगों के प्रति बिल्कुल ज़ीरो थी।
और वो वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो इन सभी कारणों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खुद आना पड़ेगा, भारत में खुद डायरेक्ट रूल करना पड़ेगा। तो क्राउन रूल में क्या हुआ? क्राउन रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत एक्ट पास किए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन सभी एक्ट से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गवर्न किया। अब हम वन बाय वन इन एक्ट को पढ़ेंगे, इन एक्ट के डिटेल फीचर्स को पढ़ेंगे कि ये एक्ट ने क्या क्या बदलाव किए भारत के प्रशासन करने में। सबसे पहला एक्ट है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर हम इसका दूसरा नाम देखें तो इस एक्ट को हम गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि क्या था इसका, ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे भारत में एक अच्छा शासन लाने के लिए, ताकि भारत के लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर विश्वास पैदा हो। तो इसका सबसे पहला फीचर यही था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके इसने डुअल गवर्नमेंट का भी एंड कर दिया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद यहाँ पे जो इंडिया को रूल किसने किया, डायरेक्ट रूल क्राउन से होने लगा, ब्रिटिश क्राउन से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्ट रूल आके करने लगी। इसके बाद दूसरा फीचर ये है कि अब इंडिया को जो गवर्न करेगा वो वाइसराय होगा, उसको वाइसराय कहा जाएगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था 1833 के एक्ट के अनुसार, अब उसको वाइसराय कहा जाएगा। जो लॉर्ड कैनिंग था वो फर्स्ट वाइसराय था इंडिया का। इसने एक नया ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका बेस था लंदन। वो लंदन में बैठेगा ये ऑफिस, और उसकी क्या होगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 15 मेंबर काउंसिल होगी, जो उसकी हेल्प करेगी भारत को एडमिनिस्ट्रेट करने में। जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर था। तो अगर हम नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें, सबसे ऊपर है ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा लंदन बेस्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया की हेल्प से वहाँ पे काम करेगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा। उसके नीचे जो भारत में चेहरा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो वाइसराय ऑफ इंडिया होगा। जो वाइसराय ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अकाउंटेबल होगा। और जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को रूल करेगा गवर्नर। अलग अलग प्रोविंसेस जैसे मद्रास, बॉम्बे, जो अलग अलग और भी इस्टेब्लिश हो गई थी, उनको रूल करेगा गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। इसके बाद इसका अगला फीचर था कि एक क्वीन प्रोक्लेमेशन आया था। क्वीन प्रोक्लेमेशन यानी एक डिक्लेरेशन था, नवंबर 1858 को आया था। इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था? इसमें डिक्लेयर किया गया था कि अब ब्रिटिशर्स कोई भी अनेक्सेशन नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है उनको सिक्योरिटी हुई कि अब हमसे ब्रिटिश हमारे टेरिटरी में घुसकर हमको नहीं एक्वायर करेंगे। दूसरा था रिलीजियस नॉन इंटरफेरेंस, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जान लिया कि अब भारत के लोगों के धर्म में इंटरफेरेंस करना उनके लिए यहाँ खतरा हो सकता है। तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि हम भारत के धर्म में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एक लोगों को सुरक्षा दी गई ताकि उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके एक विश्वास आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। एक था इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, यानी कि कानून के अंदर सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे वो भारत का हो चाहे वो कोई भी यूरोपियन हो, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून के अंतर्गत। और आगे था जनरल एमनेस्टी। जनरल एमनेस्टी में क्या था, जो भी 1857 के विद्रोह में शामिल थे उनको एक जनरल पार्डन ग्रांट की गई, यानी कि उनको माफ़ कर दिया गया, सिवाय उन लोगों को जो कि मर्डर भी इन्वॉल्व थे, किसी के मर्डर में इन्वॉल्व थे, उनको माफ़ नहीं किया गया। बाकी सब विद्रोहियों को माफ़ कर दिया गया। अगर हम इस एक्ट का मॉडर्न रेलेवेंस देखें तो इसने क्या किया, ये हमारी मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का ब्लूप्रिंट था। क्यों था? क्योंकि ये सिस्टम बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड और रूल बाउंड सिस्टम था, और यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स आए थे वो भी बहुत प्रोफेशनल थे, क्योंकि इससे पहले जो सिविल सर्विस ऑफिसर थे वो विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और विदाउट एनी रेगुलेशंस आ रहे थे, लेकिन अब बहुत प्रोफेशनल सिविल सर्विस
एम्पायर को मैनेज करेंगे, जिसके कारण क्या था, एक प्रोफेशनल गवर्नेंस सेटअप हुई थी। दूसरा था एक लीगल फ्रेमवर्क, जो कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ था, यानी कि लॉ की कोडिफिकेशन, जो कि मैकले कमेटी ने ऑलरेडी कर दी थी। हम ये तो जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड जो कि पहले ही ड्राफ्ट हो गया था, लेकिन वो ऑफिशियली इनेक्ट हुआ था 1860 को, जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। तीसरा था कि इस एक्ट ने सिविल और मिलिट्री को डिवाइड कर दिया। सिविल यानी कि जो मिलिट्री कमांड थी उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया। रीस्ट्रक्चर करने से उसका पर्पस यही था कि दोबारा से 1857 जैसा विद्रोह दोबारा ना हो भारत में, तो इसीलिए उनकी कमांड को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया गया। और एक और फीचर था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको ग्लोबल ब्रिटिश जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया गया। यानी इससे पहले जो पॉलिसी थी वो बहुत लोकल बेस्ड पॉलिसी थी, उसमें ब्रिटिशर्स का कोई हाईली इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब ब्रिटिशर का एक ग्लोबल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लिंक किया गया। अब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1961। इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 का पर्पस था कि इसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि जो कानून है वो कैसे बनेंगे, और जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव टीम है जो कानूनों को एग्जीक्यूट करेगी वो कैसे डे टू डे इसको एग्जीक्यूट करेगी, वो सारा इस इंडियन काउंसिल एक्ट में बताया गया था। जो इसके फीचर्स हैं क्या है, सबसे पहला फीचर है कि इसने एक पोर्टफोलियो सिस्टम था उसको रिकॉग्नाइज़ किया। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग 1858 में लेकर आए थे। इस पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि जो सरकार है उसको अलग अलग मंत्रालयों में विभाजित किया जाएगा, जैसे कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, जो भी अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज़ में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे सरकार चलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम है उसकी एग्जैक्ट फाउंडेशन थी, क्योंकि हमारे मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम में भी अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और भी कितने। तो कहीं ना कहीं ये पोर्टफोलियो सिस्टम उसकी एक नींव थी, उसकी एक फाउंडेशन थी, वो भी पोर्टफोलियो सिस्टम वही था। दूसरे नंबर पे क्या था, कानून बनाने के लिए वाइसराय को ऑथराइज किया गया कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 1853 से इस्टेब्लिश की गई थी, उसमें उसको अथॉरिटी होगी कि वो 6 से 12 मेंबर एडिशनल मेंबर ऐड कर सकता है। तो और ये एडिशनल मेंबर होंगे तो इसमें से कम हाफ नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। नॉन ऑफिशियल वो होंगे यानी कि जो किसी सरकारी पोस्ट पे या सरकार द्वारा नहीं होंगे, वो कोई नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा, कोई अमीर तबके का बंदा, कोई प्रिंस क्लास, तो वो उन सबको एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो पहले जो इंडियंस ऐसे थे, 3 इंडियंस थे, उनका नाम था राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दीनकर राव। तो ये तीनों ने क्या किया, ये तीनों थे जो नॉन ऑफिशियल सबसे पहले काउंसिल में नॉमिनेट हुए। उसके बाद है इसने जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, उनको वापस कर दिया गया गवर्नर को, जो कि 1833 में उनसे ली गई थी कानून बनाने की पावर, वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसेंट्रलाइज की तरफ कदम था। आगे है इसने नई काउंसिल इस्टेब्लिश की, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इस एक्ट ने। आगे एक फीचर ये है कि वाइसराय को ऑर्डिनेंस पास करने का पावर मिल गया। ऑर्डिनेंस तब पास होता है जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, और ये प्रोविज़न आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को पावर है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो कोई अर्जेंट नीड के लिए वो ऑर्डिनेंस पास कर सकती हैं, और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास भी पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकती है। और इस ऑर्डिनेंस की जो टर्म है वो 6 मंथ्स हो गई हो, यानी कि ऑर्डिनेंस की जो एग्जीक्यूशन है वो 6 मंथ्स के लिए हो सकती है मैक्सिमम।
इसके बाद है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो पहले क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। तो उसमें क्या था, उसमें पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर, वकील, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, वो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिमांड कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने से कि हमें अब गवर्नेंस में अपनी वॉइस चाहिए, हमें अब अपना हमें भी अब कुछ जिम्मेवारी चाहिए, हम भी भारत के शासन को अपने हाथों से चलाना चाहते हैं और हम आपके वो रियल फाइनेंशियल ओवरसाइट भी करना चाहते थे कि भारत की वित्तीय डिसीज़न है उन पे एक हमारे भारत के नी लोगों का एक ओवरसाइट रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो जो ये एक्ट था वो एक्चुअली इन डिमांड्स को लिए पूरा करने के लिए कंसेशन का काम कर रहा था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया थ्रू अ क्लेवर नॉमिनेशन प्रोसेस। यानी कि इसने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं इंट्रोड्यूस किया लेकिन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए। वो कैसे किए वो हम देखते हैं। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो सेंट्रल कानून बनाने की एक काउंसिल थी, उसमें क्या किया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उसको वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव के नॉन ऑफिशियल मेंबर को। इसी तरह जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर को अपॉइंट करेगा नॉन ऑफिशियल को गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनसिपैलिटी और यूनिवर्सिटी। कहीं ना कहीं ये नॉमिनेशन एक तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन को की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन का मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया गया। पहले वाइसरॉय फुली अपनी अथॉरिटी से नॉमिनेशन कर रहा था लेकिन अब उसको अब वो रिकमेंडेशन पे करेगा नॉमिनेट। दूसरा क्या, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी फंक्शनल पावर को एक्सपेंड किया। कैसे किया, उनको दो राइट्स देके, दो क्रिटिकल राइट्स। पहला राइट तो क्या कि उनको बजट डिस्कस करने का राइट दिया गया, यानी कि वो जो बजट पास होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस पर अपनी राय रख सकते हैं। दूसरा, उनको क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दिया गया, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उनके काम से संबंधित। तो कहीं ना कहीं उनकी पावर को एक्सपेंड किया गया। तीसरा फीचर क्या है, जो इसने सेंट्रल और प्रोविजनल काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या को बढ़ाया, जो उनकी गिनती थी वो बढ़ाई। इस एक्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी, चाहे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ अधिकार दिए गए लेकिन उनकी लिमिटेशन ये थी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, बजट पे कोई वोटिंग नहीं कर सकते थे और जो वाइसरॉय था उसको सुप्रीम वीटो थी कि कोई भी डिसीज़न को वो बाईपास कर सकता था। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन काउंसिल एक्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। अब इस एक्ट के बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइम ये एक्ट आया उस टाइम लॉर्ड मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे भारत में। तो उनके नाम से ये इसका नाम पड़ा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो भारत में क्या था, 1905 से लेकर 1909 तक स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू की गई थी। उसी तरह भारतीय नेशनल कांग्रेस का सूरत में एक विभाजन हुआ था, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप बन के आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत में एक अनस्टेबिलिटी आ रही थी, कुछ वर्ग की डिमांड्स कुछ और थी तो कुछ की कुछ और थी। तो उस सभी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आई। अगर इसका सबसे मेन फीचर देखें तो इसका फीचर था कि इसने डिवाइड एंड रूल माइलस्टोन लेकर आई। डिवाइड एंड रूल क्या, इसमें जो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसका कंसेप्ट लेकर आई। उसमें क्या था कि जो मुस्लिम होंगे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा,
यानी कि जो मुस्लिम है, जिसमें मुस्लिम वोटर ही चुन सकते हैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को। तो कहीं ना कहीं ये भारत के हिंदू और मुस्लिम को आपस में ना मिलने के को इंश्योर करने के लिए लाया गया था, क्योंकि 1857 में ये एक प्रोमिनेंट फीचर था कि उस टाइम हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक सामने आ रही थी। तो उसको, ताकि वो दोबारा इकट्ठे ना हो, तो उनके लिए एक नया मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा इसने जो काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर की काउंटिंग भी सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में बढ़ाई गई। सेंटर में ये काउंसिल की एक्सपेंशन 16 मेंबर से बढ़ के 60 मेंबर तक कर दी गई। प्रोविजनल लेवल पर जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी उसको लेकर आई, यानी पहले ऑफिशियल मेजॉरिटी होती थी, लेकिन अब जो गैर आधिकारिक मेंबर होंगे उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी प्रोविजनल लेवल पे। इसके अलावा इस एक्ट ने जो इम्पोर्टेंट चेंज किया वो ये था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में इंडियंस को अलो कर दिया। इससे पहले लेजिस्लेटिव बॉडी में इंडियन आ चुके थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहली बार इंडियन कोई आया। तो जो पहले इंडियन थे वो थे एसपी सिन्हा। इसने इस एक्ट ने ही पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा दिया। पहले जो पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकती थी, अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकती थी। इसके अलावा वो किसी बजट के खिलाफ रेजोल्यूशंस भी पास कर सकती थी, चाहे कि एग्जीक्यूटिव के पास फिर भी अभी भी पावर थी कि वो रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उनके पास एक पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं अगर कोई बजट में उनको प्रावधान सही नहीं लग रहा। अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स ने प्रोविजनल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी क्यों रखी, तो इसका कारण ये था कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको सेटिस्फाई करना चाहते थे कि हम देखो ब्रिटिशर्स कुछ भारत में उनको गवर्नेंस का मौका दे रहे हैं, इंडिया में गवर्न करने का मौका दे रहे हैं। जो दूसरी बात ये थी कि जो ये नॉन ऑफिशियल थे ये कोई नेशनलिस्ट नहीं थे, ये बड़े बड़े ज़मींदार, एक व्यापारी वर्ग था जो कि अपने मतलब के लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहेंगे, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी। एक और कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डिसेंट्रलाइज्ड को टेस्ट कर रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि वो अपनी पावर को आगे दे रहे थे प्रोविंसेस में, तो वो उसको चेक कर रहे थे कि ये जो लोकल प्रोविंसेस हैं क्या वो कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सैनिटेशन, रोड, एजुकेशन इनको हैंडल कर भी सकती है या नहीं। तो वो इसको टेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के थ्रू। पर फिर भी गवर्नर के पास अभी भी एब्सोल्यूट वीटो पावर ही थी, यानी असली पावर तो उनके पास ही थी, वाइसरॉय और गवर्नर के पास। लेकिन वो इस एक्ट के थ्रू टेस्ट कर रहे थे कि इंडिया क्या सिस्टम को चला सकता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोंटेग क्या था? लॉर्ड मोंटेग सेक्रेटरी थे स्टेट के और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे वाइसराय इंडिया के। तो इन दोनों के नाम से मोंटेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जाना गया। इसका अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रिवॉर्ड करना चाहती थी क्योंकि उसके सोल्जर्स ने वर्ल्ड वार 1 में इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। तो कहीं ना कहीं वो उनको एक इनाम के रूप में कुछ देना चाहती थी। और दूसरा कारण ये था कि इंडिया में होम रूल मूवमेंट चल रही थी, उस समय बहुत गतिविधियाँ चल रही थी। होम रूल मूवमेंट जिसको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, तो वो उसकी जो डिमांड्स थी उसको हैंडल करने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 लेकर आई। तो इसके फीचर्स क्या थे? इसमें सबसे पहले फीचर था कि इसने प्रोविंसेस में डायरची इंट्रोड्यूस की। डायरची को हम बोलते हैं रूल ऑफ 2, यानी 2 का रूल। तो इस डायरची में क्या था? इस डायरची में कुछ सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। कुछ थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और कुछ थे रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या था, जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के वो करेंगे एक्ट विद
इंडियन मिनिस्टर्स, उन्होंने कुछ इंडियन मिनिस्टर्स को काउंसिल्स में से लिया और उसकी हेल्प से वो गवर्नर उन पे एक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो वोटर्स को अकाउंटेबल होंगे। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या था, इस पे गवर्नमेंट ने एक्ट करना था विद इंडियन मिनिस्टर्स, और वो इंडियन मिनिस्टर्स वोटर्स को अकाउंटेबल होंगे। अगर वो इस पे कुछ काम नहीं करेंगे तो उनको वोटर्स को जवाब देना पड़ेगा। और कुछ थे रिज़र्व सब्जेक्ट। रिज़र्व सब्जेक्ट में क्या था, जो गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर थी कि जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो उसकी हेल्प से ही काम करेगा। ऐसे सब्जेक्ट्स हम देखें जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस, जो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले सब्जेक्ट्स थे, उसमें गवर्नर ने अपनी एक्सक्लूसिव पावर रखी कि वो खुद डिसीज़न लेगा। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो इंडियन मिनिस्टर्स को हेल्प से काम करेगा। पर जो ये सिस्टम था डायआरची का वो फेल हो गया। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों फेल हुआ। दूसरा फीचर था, इसने सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेटर इस्टेब्लिश की। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि इसने 2 हाउसेस इस्टेब्लिश किए, अपर हाउस और लोअर हाउस, जो कि आज भी है हमारी इंडियन पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा। इस एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया। जो पहले हम देख रहे थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, नॉमिनेशंस थे, लेकिन अब डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया इस एक्ट के थ्रू। जो फ्रेंचाइज थी, कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइज बन गई, इस्टेब्लिश हो गई, प्रॉपर्टी ओनरशिप के बेस पे, टैक्स पेमेंट के बेस पे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को वोट का अधिकार दिया। और जो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसको और भी गहरा कर दिया। जो सेपरेट इलेक्ट्रेट का कंसेप्ट था वो उसमें और धर्म के लोग भी आ गए, जैसे सिख्स आ गए, क्रिश्चियंस आ गए, एंग्लो इंडियंस आ गए, यूरोपियंस आ गए, उन सबको भी उन्होंने बीच में रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी सेपरेट इलेक्ट्रोट के थ्रू। एक और था कि इसने अपना जो प्रोविंसेस पे सेंट्रल कंट्रोल था, जो काफ़ी समय से ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आ रही थी, उसको रिलैक्स कर दिया। उसको रिलैक्स करके उसने जो सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड कर दिया सेंटर और प्रोविंसेस पे। सेंटर अपने सब्जेक्ट्स पे काम करेगी, प्रोविंसेस अपने सब्जेक्ट पे काम करेगी। तो कहीं ना कहीं इसने प्रोविजनल ऑटोनॉमी को भी होने दिया। और इसी तरह उन्होंने सेंटर और प्रोविंशनल बजट को भी सेपरेट कर दिया। उसका बजट अलग होगा, सेंटर का बजट अलग होगा। जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें पहले एक इंडियन था, अब उसमें 3 इंडियन होंगे। एक नया ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। जी, इसका काम क्या था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का, जो ये सारे कमर्शियल और ट्रेड फंक्शन है वो इसको मिल गए, जो कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को थे, उससे कुछ काम लेके हाई कमिश्नर को दे दिए गए। एक तरह ये ऑफिस एक तरह इंडिया का बिजनेस एजेंट का काम करेगा। यूके में बिजनेस रिलेटेड डिसीजन वो ये ऑफिस लेगा, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं लेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में रिक्रूटमेंट के रेगुलेट करने के लिए। तो पहले जो रिक्रूटमेंट थी वो लंदन बेस्ड इंपीरियल सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही थी। अब यहाँ पे खुद का कमीशन इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एक्ट ने ज़रूरी कर दिया कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन इस्टेब्लिश होगा, जो क्या करेगा, जो इस एक्ट की वर्किंग को इन्वेस्टिगेट करेगा, जिससे साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ 1927 में। जो साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, वो इसी एक्ट ने मैंडेटरी इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो डायआरची थी, जो इस एक्ट ने प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश की थी, वो फेल क्यों हो गई? तो उसका फेल होने का तो ये कारण था, जो पोर्टफोलियोज थे जो डिवाइड किए थे 2 सब्जेक्ट्स में, वो एक्चुअली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। उनको एक दूसरे से दूर कर दिया गया। अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे कि इंडस्ट्री थी, उसको ट्रांसफर सब्जेक्ट में बना दिया। ट्रांसफर यानी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो इंडियन मिनिस्टर्स थे, वो डिसाइड करेंगे, पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो फैक्ट्री माइंस थी वो रिज़र्व सब्जेक्ट में चली गई। अब ये इंडस्ट्री डिपेंड करती है फैक्ट्रीज़ पे और माइंस पे। कहीं ना कहीं ये दोनों सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इंडियन मिनिस्टर के लिए किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि रिज़र्व सब्जेक्ट गवर्नर के पास था
और वो अपने डिसीज़न अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली ले रहा था, लेकिन जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था उस पर इंडियन मिनिस्टर ने अकाउंटेबल था वोटर्स की तरफ। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आई। दूसरा ये कि जो इंडियन मिनिस्टर था कोई भी डिसीज़न करेगा तो उसको गवर्नर के पास वीटो पावर है, उसको बाईपास कर सकता है। तो डायरची में कहीं ना कहीं डायरची इस कारण फेल हो गई। तीसरा ये था डिवाइडेड ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विस डिसलॉयल्टी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ऑफिसर्स थे, सेंट्रल ऑफिसर्स थे, वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा लीगली प्रोटेक्ट किए जा रहे थे। यानी उन पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही ले सकती है। तो इसीलिए वो पूरे अथराइज थे कि वो इंडियन मिनिस्टर्स को किसी भी कारण मना कर सकते हैं कोई भी काम करने से, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से। तो इंडियन मिनिस्टर के पास पावर ही नहीं थी कि वो उनको फायर कर दे या डिमोट कर दे, उन पर कोई लीगल एक्शन लो, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लो। तो उनके बीच भी आपस में एक डिवीज़न थी, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही थी। चौथा ये कि एक जॉइंट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एब्सेंसी। जो ये गवर्नर मिनिस्टर्स पिक कर रहा था वो अलग अलग फ्रैक्शन से कर रहा था, वो इकट्ठे काम नहीं कर रहे थे, यूनिफाइड टीम की तरह काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसके बाद जो एक्ट आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले क्या है, ये एक लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट टेल पीस था कानून का, इतना बड़ा था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अभी तक पास किया था। इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे, इतना बड़ा सेक्शन था। क्यों ये बड़ा इसीलिए भी था क्योंकि बहुत सारे इससे पहले कुछ समय पहले काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि ब्रिटिश इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में थी भारत के गवर्नेंस के संबंध में। साइमन कमीशन की जो फाइंडिंग थी, जो सुधार लाने के लिए थी, वो भी उसका निचोड़ था ये एक्ट। और ये एक्ट था एक हमारे जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका प्राइमरीली स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट था। हमारे भारत के संविधान की 50 से लेकर 60% तक प्रोविज़न इस एक्ट से ली गई हैं। तो ये एक्ट इसीलिए भी बहुत बड़ा एक्ट था, तो इसकी मायने इसीलिए भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इस एक्ट ने क्या प्रपोज़ किया, इस एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज़ किया, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे। एक तो इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी और एक दूसरा होंगे प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या होंगी, उनको इस फेडरेशन में ज्वाइन करना कंपलसरी होगा, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की इच्छा है, वो अपनी इच्छा से इसको चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, नहीं उन पे कोई दबाव नहीं था। लेकिन ये जो फेडरेशन थी वो कभी आई ही नहीं एग्जिस्ट होकर, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी इसको ज्वाइन ही नहीं किया। दूसरा फीचर क्या है, जो इसने प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो डायरची इंट्रोड्यूस की थी, उसको अबॉलिश कर दिया। इसके बिना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में, यानी कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स जो पहले ट्रांसफर्ड रिजर्व थे, अब वो पूरे ही सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड हो गए, यानी कि पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश हो गई। और जो इसकी डायरची थी वो सेंटर में इंट्रोड्यूस हो गई, यानी सेंटर में सब्जेक्ट्स को 2 में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। तीसरा क्या था, जो ये एक्ट था, इसने सेंटर और स्टेट में 3 लिस्टों में डिवाइड कर दी पावर। एक तो फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविजनल लिस्ट थी और एक कंकरेंट लिस्ट थी। जो फेडरल लिस्ट थी उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, प्रोविजनल लिस्ट में प्रोविंसेस बना सकते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें वो दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। वो जो रेजिड्यूरी पावर थी वो वाइसराय को दे दी गई, वो सेंटर को दे दी गई रेजिड्यूरी, जो इन लिस्ट में किसी सब्जेक्ट में नहीं आती। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, 2 सदन बनाए गए 6 प्रोविंसेस में। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, कैसे, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करके।
काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 1858 एक्ट से बनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। अब वो उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एडवाइजरी टीम बनाई गई जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया से छोटी थी। जो ये फ्रेंचाइज थी उसको 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गए, यानी कि उन्होंने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया। अब 10% पॉपुलेशन के पास राइट थे वोटिंग राइट्स। इसने फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया 1937 में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को और प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश करने की बात की। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 1 या 2 स्टेट्स के लिए बनेगा जिसके पास अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। और इसके अलावा इसने करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को इस्टेब्लिश किया। इससे पहले क्या था, करेंसी को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी और क्रेडिट को कमर्शियल बैंक्स, लेकिन एक अलग संस्था क्रिएट की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इन दोनों को रेगुलेट करेगी ताकि इंडिया की इकोनॉमी पे स्टेबल रह सके। सबसे अंतिम एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट से क्या हुआ, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल ख़त्म हो गया और इंडिया आज़ाद हो गया, एक आज़ाद नेशन बन गया इंडिया। इस एक्ट ने ऑफिशियली एंड कर दिया ब्रिटिश रूल को हमारे भारत में से। और ये इसका एक ही पर्पज़ था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको ख़त्म करके उसकी जो पावर है वो भारत के नागरिकों को हाथ में थमानी। अब भारत के नागरिकों का शासन होगा, ना कि ब्रिटिश एम्पायर का। तो इसके फीचर्स क्या थे, इसने एक तो ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया और एक इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, इस एक्ट ने पार्टीशन को प्रोवाइड किया, यानी अब इंडिया को 2 पार्ट्स में बना दिया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इस एक्ट ने जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटी सी प्रिंसली स्टेट पे उसको भी ख़त्म कर दिया। जो उसकी हायर अथॉरिटी थी ब्रिटिशर के प्रिंसली स्टेट्स पे उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो ख़त्म हो चुकी है। जो सारी संधि हुई थी प्रिंसिपल स्टेट्स की उसको भी ख़त्म कर दिया और प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी कि वो चाहे इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे पाकिस्तान को, और चाहे वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखे। उनको एक पूरी अमाउंट फ्रीडम दे दी। इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलियां जो बनी थी उनको 2 पावर्स दे दी, उनके पास डुअल पावर प्रोवाइड कर दी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा और दूसरा वो नेशनल पार्लियामेंट, जब तक प्रॉपर इलेक्शन से पार्लियामेंट नहीं बनती वो ऐसे नेशनल पार्लियामेंट की तरह भी फंक्शन करेंगी जो कि कानून पास करेंगी। इसने वाइसराय का ऑफिस ख़त्म कर दिया और गवर्नर जनरल को प्रोवाइड कर दिया कि गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा ब्रिटिश किंग जिसको अपॉइंट करेगा। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी ऑफिस को भी ख़त्म कर दिया और उसकी पावर दे दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। इसने अपने टाइटल्स में किंग ऑफ इंग्लैंड के रॉयल टाइटल्स में भारत के एम्परर का टाइटल भी ख़त्म कर दिया, ड्रॉप कर दिया अब भारत पे, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश बन गया, भारत किसी का गुलाम नहीं है। इसने सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट को भी डिसकंटिन्यूड कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।